बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट के सेहत कार्ड के साथ क्या हुआ पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट आने के बाद, फिर आगे केयर टेकर सेटअप से क्या उम्मीदें रखी जाएँ। बट आए दिन जो आपकी और मेरी बेसिक नीड है, बेसिक राइट है हेल्थ, उसकी हालत पंजाब में बिगड़ती जा रही है। अभी ये मेरे सामने एक स्टोरी पड़ी हुई है शेख ज़ायद अस्पताल को लेकर के। यहाँ के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो सरापा एहतजाज हैं। मशीनरी जो है वो ख़राब पड़ी हुई है। 5 रोज़ हो गए हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एहतजाज किया हुआ है और 5वें रोज़ में आज उनका एहतजाज दाखिल हो गया। मशीनरी ख़राब है, तनख्वाहों की अदायगियाँ पॉसिबल नहीं हो सकी अभी तक। आई डोंट नो व्हाट नेक्स्ट, कि अभी क्या होना फर्दर है। कि सेहत कार्ड नहीं है, जो सरकारी अस्पताल थे जहाँ कोई बेहतर इलाज हो रहा था वहाँ के ना स्टाफ को तनख्वाहें दी जा रही हैं, ना वहाँ की जो मशीनरी है उसकी रिपेयरिंग के लिए या उसकी इवन प्रोडक्शन के लिए, कि बहुत सारी मशीनरी तो साथ साथ आपको नहीं भी चाहिए होती है अपग्रेड करने के लिए भी। केयर टेकर सेटअप हमारा पंजाब का और मरकज़ का जो है वो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर है और क्या कहना है ग्रैंड हेल्थ अलायंस का, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियाँ नवीद साहब, ब्यूरो चीफ हैं, और साथ डॉक्टर ताहिर रांझा साहब हैं, YDA को रिप्रेजेंट करते हैं। मियाँ साहब सामने जी। वालेकुम तबीयत ठीक खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी। क्या हुआ शेख ज़ायद में सर? शेख ज़ायद को तकरीबन इनकी जो है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर भी ख़त्म होने वाला है। इनकी सैलरियाँ इनको नहीं दी गई। इनमें से जो दर्जा चहारम है उनको 1 माह की तनख्वाह दे दी गई है। बाकी उनकी भी 2 माह की, अगर सितंबर की भी बात करें तो उनकी भी फिर बनती है 2 माह की। तो अभी इनको कोई उम्मीद भी नहीं है कि शायद इनको कोई मिल जाए। तो इनका भी एक बुरा हाल ये है कि तनख्वाहों की अदायगी के लिए पैसे तो नहीं है, अद्वियात और बाकी चीज़ों के लिए फिर कहाँ से होंगे। मतलब हाँ ऑब्वियसली अगर तनख्वाह ही नहीं तो मेडिसिन, फ्री मेडिसिन तो ठप पड़ा है। और किसी दौर में ये स्टेट ऑफ द आर्ट दारा होता था और यहाँ पर अगर कोई लोग चाहते थे कि दाखिला होकर यहाँ पर लाज मुआवजा कराएं, लेकिन अब तो यहाँ पर दाखिल होने का मकसद यही है कि यहाँ पर ये सिर्फ शेख ज़ायद के अस्पताल है या बाकी सरकारी अस्पताल? शेख ज़ायद अस्पताल वफाकी हुकूमत के तहत जो अस्पताल है, वफाकी हुकूमत ने इनको फ़ंड देने हैं। अब इसके ऊपर फ़ंड कई मामलात हैं कि फ़ंड हुकूमत कहती है जी कि ये इन्होंने अपने लॉन्सेस इतने बढ़ा लिए हैं और इनकी जो हम तनख्वाह देते हैं 6 माह की, ये 3 माह में खर्च कर लेते हैं। और उन लॉन्सेस की अप्रूवल नहीं ली गई और अप्रूवल लेने के बाद वो बजट वफाकी हुकूमत से अप्रूव नहीं करवाया गया। जब वफाकी हुकूमत से वो बजट अप्रूव नहीं करवाया गया तो फिर इनको उतना बजट तो नहीं मिलेगा जितना ये इस वक्त करंट सैलरी ले रहे हैं। तो यही वजह है कि इस अस्पताल को इसमें देखें, पहली गलती तो इन्हीं की है। हाँ, कि अगर आप यहाँ पर इनके जो पिछले द्वार के जो चेयरमैन हैं, उनके द्वार में ये एक दिन का काम तो नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो लॉन्सेस बढ़े होंगे तो इन लॉन्सेस के बढ़ने की वजह से फिर इनकी तनख्वाह जो है वो अगर कोई 1 लाख ले रहा है तो वो डबल हो गई है, 2 लाख पे चला गया। तो लेकिन इतनी अप्रूवल वफाकी हुकूमत से उन्होंने नहीं ली। और मेरा ख्याल है कि BOG का आखिरी इजलास 1 लाख 1 रुपया भी करना हो तो यार अगर आप रिपोर्टी, आप विफाक आपको बजट देता है, फंड वो देता है तो विफाक की इजाज़त लेनी चाहिए। और BOG का आखिरी इजलास जो है वो मेरा नहीं ख्याल इनको किसी को पता होगा कब हुआ है। और ये जोबों वाली का शिकार दारा है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी का भी कह रहे हैं कि मशीनरी ख़राब पड़ी है। इनके जहाँ से पैसे आ सकते हैं 100 के करीब कमरे इनके AC ख़राब हैं, कोई प्राइवेट रूम लेता ही नहीं है, वरना या प्राइवेट रूम बड़ा अच्छा अस्पताल होता था, ये बड़ा अच्छा होता था। आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी, फिर इसमें सियासत बहुत ज़्यादा इस अस्पताल में। कभी ये लड़ते रहे कि जब पंजाब में जाएंगे, फिर पंजाब से फिर वफाक में जाएंगे, फिर यहाँ पर कुछ जो चेयरमैन यहाँ पर कोई अगर तैनाती होती थी उसके खिलाफ ये बड़ा महाज इन्होंने बड़ा खड़ा किया। इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी है, तो उसकी वजह से भी ये सारे जो है वो मामलात हैं। तो अब इनकी जो मसला, सबसे बड़ा मसला है कि इनको देखें ना राय साहब, 3रा माह सितंबर खत्म होने वाला है और अभी कोई चांसेस ही नहीं है कि इनको सैलरी मिल जाए। यहाँ पे जो वफाकी इंटरम वजीर हैं वो भी आए थे गालबन, उनके सामने भी इन्होंने एहतजाज किया और लेकिन कोई बात नहीं मान रही इनकी। डॉक्टर साहब, इज़ इट ट्रू कि आप लोगों ने विदाउट अप्रूवल जो थे अपनी तनख्वाहें और अपने जो हैं अलाउंसेस वगैरह सारे अलाउंस बढ़ा लिए में सारे? इस सवाल का जवाब जो है हमारी जो इंतज़ामिया है वो बेहतर दे सकती है। मैं शेख ज़ायद जो है इसके हवाले से ये कहूँगा कि एक नामवर इदारा है और ये सब लोग जानते हैं पूरे पंजाब में एक ऐसा इदारा है जिसकी तो मुझे तारीख बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सैलरी जो है हम लोग हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यंग डॉक्टर्स को, तो हमारी सैलरी तो 1 लाख बनती है तकरीबन। कहाँ से स्टार्ट होकर कितने अलाउंस है उसमें? उसमें कोई अलाउंस नहीं है। ये जो हमारी कैटेगरी है वो हमारा होता है स्टाइपेंड होता है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, हम PGR हैं तो हमारा होता है स्टाइपेंड, ठीक है। तो ये जो मामलात हो रहे हैं, हम लोग ये इश्यूज जो हैं ये हमारी वजह से नहीं है, ना हम इनका हिस्सा हैं। आज हम हड़ताल तक पहुँचे। पिछले द्वार की बात है, ये तो अभी आए हैं। कैटेगोरिकली चलते हैं ना, आपकी सैलरीज भी फंसी हुई हैं।
बिल्कुल हमारी फंसी हुई हैं। हाँ, हमारी वजह से तो सारा प्रॉब्लम क्या है फिर? आपको क्या लगता है कि किसकी वजह से सर्विस फंसी? प्रॉब्लम जो है वो बद इंतज़ामी है। इनके जो है अकाउंट्स जो है ना वो मिसमैनेज हुए हैं। जैसे पहले मियाँ साहब कह रहे हैं कि अलाउंसेस जो हैं वो लगाए गए जो कि मतलब कि मंजूर शुदा नहीं आए थे, ये उसकी वजह से ये दिस इज़ अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। ओके, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, इनके पास जो बजट था वो बजट टाइम से पहले ख़त्म होना शुरू हो गया। अगर आप 10 रुपए आपको मिलते हैं 20 खर्च करेंगे तो पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, ये डेफिसिट में जाना शुरू हो गया। अब डेफिसिट में अब ये चल रहे हैं पिछले तकरीबन जो है 1.5 साल से। और 1.5 साल से हम लोग जो सारे मुलाजमीन शेख ज़ायद को ओवरऑल हम लोग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा कोई और जो है ना जो PGRs होते हैं, जो यंग डॉक्टर्स होते हैं, इनका कोई और जरिया रोज़गार नहीं होता, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होती। इसी तरह बाकी जो अलाइड हेल्थ के जो होते हैं एम्प्लॉयज़, उनकी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होती। इस वजह से जो है ना हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और बाकी लोगों को इतना फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हमारी ज़िंदगियाँ इफेक्ट हो रही हैं, हमारी फैमिलीज़ इफेक्ट हो रही हैं इसकी वजह से। तो अब इश्यूज़ के हवाले से अगर बात की जब हमें हड़ताल तक जाना पड़ा, ये 1.5 साल की कहानी है। 1.5 साल में हम और हमारे नुमाइंदगान, जिसमें YD के प्रेसिडेंट डॉक्टर हसन रज़ा काठिया शामिल हैं, या हम लोगों ने उनका साथ दिया है, तो मिले इंतज़ामिया को, अपने एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन को, हमारे उस्ताद हैं डीन, उनको मिले हैं। और यहाँ तक कि हमें मिनिस्टर जो है उनको भी रिक्वेस्ट करना पड़ी है। हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। हमने जो इनके साथ मुलाकात की मिलने में, हड़ताल में आपका राइट है, इस पे प्रूफ की क्या जरूरत है? हाँ, तो वी नो दैट। इसलिए कि हम एक ऐसे प्रोफेशन का हिस्सा हैं जिसमें ना मतलब कि लोग होते हैं जो मजबूरी में आते हैं, जो तकलीफ़ में आते हैं, कि हमें कोई ऐसा इकदाम ना उठाना पड़े। 1.5 साल जो है ना हम लोगों ने सफ़र किया और हमारे साथ हमारी फैमिली ने सफ़र किया है, जो हकीकी बात है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे कोलीग्स हैं जो इस वक्त जो है ना उनके पास वो कहते हैं ना कि इधर रहने के पैसे और ना इस मुल्क छोड़ने के पैसे हैं। लोग अक्सर पूछते हैं आवाम मिले तो आप छोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल। तो आपको चांस नहीं मिल रहा? अब चांस का यही सिलसिला है कि मैं थोड़ी हम कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मुल्क में रहने की, और हमें एहसास दिलाया जा रहा है बार बार कि आप लोगों से गलती हुई है, आप लोगों ने सिस्टम में नहीं रहना। आपको चांस नहीं मिल रहा मुल्क से जाने का? हमें चांस क्रिएट करना होगा। वो आर जस्ट लेट, हमें एग्ज़ाम देने पड़ेंगे ना। ठीक, हमें एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम देना जो जिन लोगों ने मतलब कि कर लिया वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बाकी लोग कर रहे हैं तो जो इधर हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ, आप ग्रेजुएट कहाँ के हो? मैं यहाँ का, मैं इसी अस्पताल का ग्रेजुएट हूँ। मैं इसी अस्पताल में पला बड़ा हूँ, शेख ज़ायद अस्पताल में। ठीक है, मैं 2013 से यहाँ पे आया था, तब मेरी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी और मूंछें थी। ऑब्वियसली रहता। ठीक है, तो मैंने जब आया था उस वक्त ये अस्पताल जो है ना यहाँ पे नाम थे। ऑब्वियसली इसकी ना इसका एक मकाम था, और वो मकाम तबाह ने, एक होता है कि एक चीज़ होती है जो जवाल पजीर होती है, ये जवाल शुद्ध है, ये जेनवनली ख़त्म हो चुका है। मैं मतलब कि इतने मसले हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मसले सुनने के लिए तो मसले मैं शुरू करता हूं। अब इसमें क्या है, अब पहले तो मैं अपने जो मेन इश्यूज़ हैं इस वक्त, जो करंट इश्यूज़ हैं उनकी बात करूंगा। क्या हमारी पे रिलीज़ नहीं हो रही पिछले 3 महीने से, ठीक है। उसके अलावा हमारी पे रेज नहीं हुई पिछले 4 साल से, 2019 से। 2019 में जो महंगाई थी, जो आज महंगाई है, उसके हिसाब से देख लें हमारा 1 पैसा नहीं बढ़ा आगे। ठीक है, अगली बात आती है हॉस्पिटल के जो इश्यूज़ हैं इस वक्त। हॉस्पिटल में इस वक्त कोई भी पसंद ना करे, मतलब कि जो हालात वहाँ पे हैं, वहाँ पे जो बुनियादी चीज़ है, एक सिरिंज जो 5-10 रुपए की मिलती है, वो भी आपको बाहर से लाना पड़ेगी। एमरजेंसी में आपका पेशेंट आ जाएगा, आपको वहाँ से भगाया जाएगा, सामने फार्मेसी है, वहाँ से लेके मेडिसिन, पट्टी मरीज़ की करनी है, आपने पट्टी बाहर से मंगवानी है, मेडिसिन को नहीं है, ऑपरेशन का सामान को नहीं है। अल्लाह, तो फिर बंद कर दे, फिर अस्पताल का फायदा क्या? मैंने इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये जवाल पजीर नहीं है, ये मतलब बंद करके किधर और जाके नौकरियां लब्बो, तनख्वाह लब्बेगी ना तनख्वाह मिल रही है, ना इलाज हो रहा है, तो फिर अस्पताल कड़ी गल। बस अब यही बात है, बाकी अस्पताल कड़ी गल है फिर। हाँ, अब जो हालात बन गए, डेरा रखा हुआ गए सारा दिन लाया, गपशप मारी, ਉੱਥੇ डेरा गप मार के आ गए। डेरा चल रहा है ना, साडा नहीं है कि किना होरना दा चल रहा है। यही आना पैना फिर तो डेरा है ना डॉक्टर। बिल्कुल, डॉक्टर साहब डेरे ते चाह भी लभदी है कि नहीं? अपने पल्ले चावा पी के तो पता नहीं है कितों तक गल पहुंची। ठीक है, आगे जी। उसके अलावा अगर हम बात करें इक्विपमेंट्स की, इस अस्पताल में फाइनेस्ट इक्विपमेंट था कि ज़माने में इस अस्पताल, फाइनेस्ट द स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि आज जो है ना वहाँ पे आपको एक्सरे द बेसिक, आप सबसे बेसिक उसकी फिल्म नहीं मिलती।
मरीज़ों को जलील होना पड़ता है उसके लिए। वो कोई फ़ोटो बना के ले रहा है, कोई फ़ोटो कापी करवा के ले रहा है। आजकल के इस दौर में वो फ़ोटो कापियाँ करवा के ले रहे हैं, वहाँ पे फ़िल्म मौजूद नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे CT स्कैन की मशीन ख़राब है, CT विद कंट्रास्ट नहीं होता। उसके अलावा एंडोस्कोपी की मशीन आए रोज़ ख़राब है। ये सब कुछ बेसिक सा तो ये चार्ज भी करते हैं ना पेशेंट को सरकारी अस्पताल भी मेंटेनेंस के लिए और मशीन नहीं, ये फ्री तो नहीं है शेख ज़ैद। बेसिक सा तो बाकी सरकारी अस्पताल भी चार्ज करते हैं ना, तो जो रिकवरी है इनकी वो कहाँ जा रही है फिर सारी? इनकी रिकवरी ज़्यादा है तो वो कहाँ जा रही है? अब मैंने आपको बताया कि इनका जो 100 कमरे हैं, 100 कमरों में ये अभी गर्मियों का सीज़न जो गुजरा है, 100 कमरों में AC अगर लग जाते और वो प्राइवेट ले लेते तो उसके पैसे आने थे, ऑक्यूपाइड हो रहे थे वो। ठीक है। वो कह रहे कि जी हमें तो मरीजों को खाना देने के लिए पैसे नहीं है। तो फिर मुझे बताएं फिर ये कहाँ से रिकवरी तो तब हो ना जब ये हर चीज़ तो बाहर से मंगवा रहे हैं। बाकी बेड चार्जेस वो तो लेते हैं, वो अब रिकवरी के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ वो बात ये है कि जो रेट लिस्ट है वहाँ पे चल रही है। अच्छा, ये पहली बात है, ये सारा सब्सिडाइज नहीं है जिस तरह आपने पहले फरमाया कि ये चार्ज करते हैं। अब वो जो चार्ज हो रहा है वो चार्ज जो हो रहा है, अब एक्सरे की हम अगेन बात कर लेते हैं। चीज़ें तो बहुत सारी हैं कि एक्सरे जो है ना, जो उसका चार्ज हो रहा है 200 रुपये है और मार्केट में उसकी जो है आ रही है फिल्म वो 300 रुपये की आ रही है। आप ऑटोमेटिकली डेफिसिट में, और सरकार आपको देने को तैयार नहीं है। सरकार आपको कहती है जी कि आपने जो पहले मामलात ऊपर नीचे हुए हैं। प्राइवेट बिजनेस को सरकारी एक इदारा कैसे आप कंपीट कर रहे हैं? वो कंपैरिजन ना बनता, प्राइवेट बिजनेस पता नहीं कितने परसेंट प्रॉफिट सेमी गवर्नमेंट है ना, कितने परसेंट रखा होगा प्रॉफिट उसके ऊपर? सेमी गवर्नमेंट है ना, उसमें ये है कि ये चार्ज भी करते हैं और साथ में गवर्नमेंट जो है ना इनको अब वहाँ के एम्प्लॉइज सारे जो हैं वो गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन है, उसमें कोई दूसरी शक नहीं। ठीक है, अपना ठीक लड़ाई नहीं वफाकी हुकूमत के साथ। मन लगता है कि वो मसले ही वहीं पे हुए हैं बेसिकली। अब आपका 25 करोड़ है महाना बजट तनख्वाहों का सारा मिला के, ये 25 की बजाय राज साहब 50 चाहिए इनको, 50 चाहिए। तो फिर जो ये पूरे होंगे मुझे बताएं इनको। अब तो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है वो इनको देगी, और उसके अलावा अगली जो हालात पाकिस्तान ले रही है, बड़े बड़े स्टेप पंजाब में ले रहे हैं ना, सारे ही ले रहे हैं। अगर पंजाब के अंडर होता ये मोहसिन नकवी साहब तो यहाँ पर भी जाके विजिट करते, छापा मारते, कुछ ना कुछ कर लेना, कुछ शायद 4 आने इन्होंने भी मिल लव जाने तरले में तरह से तरह लेने थे सारे नाल मिल के साथ नहीं लेने सन तानू, लेकिन वो दिखाता हुन है नहीं। लेकिन उन्हें वफाकी हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत के आगे पहले भी तो वफाकी हुकूमत के अंडर ही था ना, पिछले सारी जिस दिन से बना। लेकिन पंजाब में चला जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं था डॉक्टर साहब? पंजाब में गया है ना, ये खुद ही तो आपने पिटीशन की, फिर वफाकी में चले गए आप। वो क्योंकि हम मतलब कैसे वफाक के मुलाजमीन हम पसंद करते हैं, इसलिए वफाकी हुकूमत से आगे भी आप कैबिनेट डिवीजन के अंदर जब थे ना, कैबिनेट डिवीजन के अंदर, तब इनको बड़े पैसे मिलते थे, बड़े पैसे मिलते थे। और जब कैबिनेट डिवीजन के अंदर वो आदतें ख़राब हो गई हैं जो भी हो है। एनीवेज नेक्स्ट आगे फर्दर बढ़ते हैं जी। एक और स्टोरी हेल्थ के रिलेटेड ही, मैं तो कल भी आपने देखा है कि वो मैं ग्लासेस पहने, तो रीज़न ये है कि कल हमारे ऑफिस का स्टाफ और कुछ जो हमारे गेस्ट थे उनको वो वायरस हुआ था, शोबे चश्म, और उसको अंग्रेजी में मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। तो कल के एक दिन में 13,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। आगे मेडिसिन शॉर्टेज है, रीजंस क्या हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, फर्दर इसकी रेमेडी क्या है, कैसे बचा जा सकता है, उस स्टोरी की थोड़ी सी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके गोश्तगुजार कर रहा था, आज शोबे चश्म की वबा इतनी फैल गई है पंजाब में, तो स्कूलों को भी छुट्टियां हो गई हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे समझ नहीं आती कि आप हर इजी वे आउट क्यों लेती है गवर्नमेंट हमेशा। स्कूलों ने छुट्टियां देती हैं, सरकारी दफ्तर बंद कर दो, और यार मेडिकल स्टोर जो सारे उन्होंने भी जाके चेक तो करो कि आपकी सारी दवाइयाँ जो है शॉर्ट हुई पड़ी हैं, और जहाँ से कहीं से मिल रही है जो 50 रुपये का वो आई ड्रॉप्स हैं वो कहीं से 300 के मिल रहे हैं, कहीं से 500 के मिल रहे हैं, कोई बंदा पूछने वाला नहीं। तो इसका मतलब ये है कि भाई बीमार होना छोड़ दें, हमारे कंट्रोल में और कुछ नहीं है। आप अल्लाह के साथ ही मामला को सेटल करें अपना, कि अल्लाह ना करे कि वबा ना आए, कोई बीमारी ना आए, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी किस्म से मेडिकल स्टोर्स, इस फार्मा माफिया को कंट्रोल करती दिखाई नज़र नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रही है। नूर मार साहब मेरे साथ हैं, सदर ड्रग लायर्स फोरम है। मार साहब कैसे हैं, खैरियत से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी हुई है लंबी चौड़ी दवाओं की, डेक्साक्लोर, राफ्ताक्लोर, 2 ब्रोडेक्लस, टेयर नेचुरल और मैथीक्लोर, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ जो सारी है शोबे चश्मे के लिए इस्तेमाल होती, सबकी सब गायब पड़ी हुई हैं। सर किनू पूछिए बंदा, किनू आखे बंदा? जी इसमें सबसे पहले तो जो कानूनी और ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक जो तनख्वाह लेते हैं सरकार से,
और इस काम की लेते हैं कि वो अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगे। तो जब किसी भी फार्मा की प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होती है तो ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक उसकी लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो है मार्केट में रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो फिलहाल जो है अद्वियात की शॉर्टेज की सबसे बड़ी वजह जो है, जो फार्मास्यूटिकल मालकान है वो ये कहते हैं कि हमारी एलसीज नहीं खुल रही, डॉलर की डिवैल्यूएशन की वजह से जो प्राइस हमें दिए हुए हैं वो जो है सही नहीं है। एक चीज वो कहते हैं जी हमें प्रोडक्ट वारा नहीं खा रही। अब उसके भी हमने जो है ना इस पे मैंने काम किया और मैंने डाटा डेवलप किया कि कौन सी कंपनी कितने अरबों रुपीस जो है ना कमा रहे हैं। तो ये जो फिर इंटरनेशनल मीडिया को भी ये जो आप जिस खबर पे बात कर रहे हैं, न्यूज़ वीक यूएसए ने भी इस पे काम किया है। न्यूज़ वीक में मैंने डाटा दिया है और हमारे जो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं नदीम जान साहब, उन्होंने भी इस पे काम किया है। तो अब उस पे जो है कोई भी कंपनी पाकिस्तान में जो नेशनल कंपनी है वो जो सबसे बड़ी कंपनी है गेट्स, वो 25% उसकी ग्रोथ है प्रॉफिट में। 100 रुपए लगा रहे हैं तो 125 रुपए कमा रहे हैं। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कोई भी मल्टीनेशनल जो है कोई किसी नुकसान में नहीं है, उसकी जो वर्किंग है। ये असल में डाटा है 2022-23 का जो ये शो करता है। जब ये चीजें सब ने रखी तो हुकूमत को जो है ना मुझे बिला वजह सपोर्ट करनी पड़ी कि जी देखें कंपनियां तो कमा रही हैं। तो अब बात है एक्शन की, उस पर ड्रैब को भी चाहिए। आसिम रऊफ पहले की निस्बत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको भी एक्शन में अपनी टीम को लाना पड़ेगा। और जो सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो ज्यादा हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाना चाहिए, फैक्ट्री में जाना चाहिए। जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है उस पर एक्शन लेना चाहिए, उस पर जाके अवेलेबिलिटी को यकीनी बना सकते हैं वो। अगर उनके मसाइल हैं तो वफाकी सतह पे उन मसाइल को हल करना जरूरी है। तो ये इतना ये है ना कि मिल रही है दवाई 50 रुपए की दवाई 500 की मिल रही है, जिस तरह जो कोविड के दिनों में मास्क के साथ और सारा रेलेवेंट मेडिसिन के साथ हुआ था, एग्जैक्ट वही हो रहा है। जी ऐसा ही है। जो खास और मिर्गी की दवाई है टगराल, वो उसकी जो कीमत है 50 गोलियों की वो है 315 रुपए, लेकिन अमली तौर पर वो मिल रही है 9,000 की, 4,000 की, 6,000 की। ठीक है। इसी तरह जो इंसुलिन है एक मशहूर कंपनी लिली कंपनी की जो ज्यादा लोग यूज करते हैं, उसकी कीमत जो है वो 3,000 रुपए है, लेकिन वो मिल रही है डबल ट्रिपल कीमत पे और बास जगहों पे मिल नहीं रही। ये तो लोगों की लाइफ लाइन है, लोगों की जिंदगी छीनने वाली बात है। इसमें जो भी लोग माफिया इन्वॉल्व हैं उनको तो मैं समझता हूँ कि कत्ल करने जो है ना वाली बात है। मरीज को दवाई नहीं मिलेगी तो उसको मारने वाली बात है। लेकिन इस पे जो है हुक्काम जो है बहुत ही इसमें मैं समझता हूँ कि देखिए श्रीलंका में मसले हुए थे उनको, लेकिन उन्होंने दवाई पे कभी नहीं रोका। लेकिन हमारी हुकूमत जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो कह रही है कि ये मसले हैं, वो मसले हैं, कमेटी 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 कमेटी, लेकिन अमली तौर पे कोई काम नहीं हो रहा। तो ये मसाइल है। चले मेरे साथ रहिएगा मियां साहब, इसके लिए बंदा किसको अकाउंटेबल ठहराए? ये कौन सा पहली दफ़ा हुआ है? वही मैं कह रहा हूँ, कोविड के दिन मैंने विटनेस किया कि मास्क शॉर्ट हो रहे हैं, सारी मेडिसिन जो है 400% बढ़ गई है मेडिसिन, और उसमें अवेलेबिलिटी है थी, अगर आप पैसे उतने पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो अवेलेबिलिटी नहीं। देखिए जी, ये तो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और नूर मार साहब ड्रग इंस्पेक्टर्स की बड़ी फेवर करते हैं। आज भी इन्होंने बयान दिया, कल मैं पढ़ रहा था कि जी ड्रग इंस्पेक्टर्स को उस केस में क्यों मुअत्तल किया है। भाई ड्रग इंस्पेक्टर्स की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी ये है। अब ड्रग इंस्पेक्टर की कौन सी जिम्मेदारी? यही तो जिम्मेदारी है कि जाके चेक करें, जाके चेक करें। अगर नहीं चेक करेंगे तो फिर जो है वो अब कहते हैं जी कि ड्रग इंस्पेक्टर को क्यों मुअत्तल किया, असल माफिया पकड़े। असल माफिया मैं तो समझता हूँ कि नूर मार साहब ड्रग इंस्पेक्टर्स ही हैं। मेहर साहब, मुझे आप खुद ही चोरों को बचाते फिर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन सोया हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर्स जो कि वहाँ पे ये खरीद रहे थे, मैं वेस्टर्न के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि सिर्फ इसमें जिम्मेदार 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स ने, वो डॉक्टर्स भी जो है जिम्मेदार है। पंजाब हेल्थ कमीशन के चेयरमैन को मुस्तफी होना चाहिए। वो एक चीज दूसरी आंखों के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो इसके भी इखलाकियात होने चाहिए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का क्या तल्लुक बनता है नूर मार साहब? सर उन्होंने मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर कहीं पे गलत दवाई डॉक्टर लिख रहे हैं और कहीं पे गलत, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि गलत दवाई क्या है क्या नहीं है अभी तक। तो अभी बिल्कुल ये वाजे है कि वहाँ पे वेस्टर्न जो है दवाई को डिस्पेंस जहाँ पे किया जा रहा था, वहाँ पे
हैं वो क्यों इस्तेमाल करवा रहे थे? नहीं तो वो डिस्पेंसिंग जो की है वो तो वहाँ पे फार्मासिस्ट होगा, डॉक्टर थोड़ी होगा। वहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था, वहाँ पे डिस्पेंसर थे और वो डॉक्टर जो डॉक्टर थे वो इसको मॉनिटर कर रहे थे। फार्मासिस्ट का तो वहाँ पे रोल होना चाहिए था कि नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो फार्मासिस्ट का इतना कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। बहरहाल आप ड्रग इंस्पेक्टर्स को बरीउल जुम्मा करार दे रहे हैं। ये जो शॉर्टेज मेडिसिन है, जब भी कोई बीमारी आती है और जो माफिया मुतारक होता है, हमें पता भी होता है, हर एक बंदे को पता होता है, तो ड्रग इंस्पेक्टर्स को नूरमार साहब क्या आप बरीउल जुम्मा करार दे रहे हैं? ड्रैग तो वफाकी हुकूमत है, वहाँ पर उनका शायद एक आधा नुमाइंदा हो लाहौर में, या एक आधा उनका इंस्पेक्टर हो वफाकी। तो मुझे बताएं ना, ये जो लाहौर के या पंजाब के ड्रग इंस्पेक्टर है ये क्या कर रहे हैं? जी, ड्रग इंस्पेक्टर बरीउल जिम्मा नहीं है, लेकिन वफाक के पूरे पंजाब में सिर्फ 4 और सूबाई इंस्पेक्टर जो है वो 85 के करीब हैं। हाँ, वो थोड़े बात ये है कि उनको ना ट्रांसपोर्ट दी जाती है, ना जो है उनको टीए दिए जाते हैं, और ना इस तरह की फैसिलिटीज हैं। सिस्टम को, एसओपीज को बेहतर होने की जरूरत है, मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, और इस पे नई कानून साजी की भी जरूरत है। शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया कि उनको तनख्वाह भी नहीं दी जाती। तनख्वाह उनकी शार्ट जरूर होगी। हाँ, इसमें काली भेड़ें ड्रग इंस्पेक्टरों में बहुत हैं, और उनका जो है ना कला कमा होना चाहिए। नहीं नूरमार साहब, आपको पता है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स की शाना लाइफ जो है जिंदगी, हाँ, आपको पता है कि इनकी कैसी लाइफ है और कौन कौन सी गाड़ियां इनकी तनख्वाहों के साथ जरा टैली कर लें तो पता लग जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर इसमें जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ नहीं है, लेकिन इसके अलावा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और डॉक्टर इस हद तक मैं मुत्तफिक हूं आपसे कि सिर्फ जिम्मेदार ये नहीं है, सभी के सभी जिम्मेदार। साढ़े दो वजीर, लेकिन राय साहब जो इस वक्त दवाई शॉर्टेज है वो तो प्राइम उनकी रिस्पांसिबिलिटी है ना उनकी। बाकी वो टीके के हवाले से बात कर रहे हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, वो ठीक है, उनकी मैं बात मानता हूँ, लेकिन जो शॉर्टेज होती है स्टॉक जो है फार्मेसी के ऊपर है, इंस्पेक्शन इनका काम, वो इसका भी काम है, हेल्थ डिपार्टमेंट का, डीडीओएच का भी काम है, मुतल्लिका जोन का। ये टीमें बनाई नहीं अभी तक इन्होंने, और जो ड्रॉप से जो नहीं मिल रहे हैं, और वो पहले दिन मैंने खुद खरीदे हैं, मुझे 200-250 के मिल गए थे, अब वो 800 के भी नहीं मिल रहे कहीं। मुझे अभी बता रहा था कि प्रोडक्शन टीम में से बता रहा था कि पता नहीं 50-50 वाला 500 का हुआ पड़ा, बहुत महंगा। मिल भी नहीं रहा, नहीं मिल नहीं रहा, जिनको 500 देंगे, अगर आप 500 निकालते हैं उसी टाइम मिल जाए, क्योंकि ऊपर वो जो प्राइस लिखी हुई है, जो प्रिंट हुई है, वो 50 या 60 रुपए है, बेच वो रिटेल में उसको 50-5। इसको अब ज़ाहिर है इसको तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने और इसको ड्रग इंस्पेक्टर ने देखना है ना, ऑब्वियसली हम तो स्टॉक जाके चेक करें, इनको पता होता है किसने किधर कितना रखा है स्टॉक, सारा इनको पता होता है। मंथली सिस्टम मैं बता चुका हूं कि मंथली सिस्टम चलता है। नूर साहब जी मंथली आप तो सब कुछ बता देते हैं, आज पता नहीं ड्रग इंस्पेक्टर्स पे आके आपको क्या हो गया, आवाज़ का इशू आ रहा है। डॉक्टर साहब जाते जाते मुझे इसमें ये भी ज़रा ट्रीटमेंट भी इसके बता दीजिए कि क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स है शोबे चश्म के, क्या क्या इसकी वो हिफाजती तदाबीर है, हम थोड़ा केयरफुल रहें जो देखने वाले। ट्रीटमेंट के चूँकि वायरल होने की वजह से इसमें ट्रीटमेंट यही है कि प्रिवेंटिव ज़्यादा ट्रीटमेंट है, आपने एहतियात करनी है, और उसके अलावा उस एहतियात में क्या आएगा कि आपने हाथ साफ रखने, अपने अगर किसी को हो चुका है अशोबे चश्म वो ग्लासेस पहनेगा, ठीक है। अच्छा क्या रेज ग्लासेस की समझ के मुझे नहीं आ सकी मियां साहब, मैं भी पाई तो रखना मानो, लेकिन व्हाट इज द रीजन, उसके पीछे लॉजिक क्या है? ग्लास इन्फेक्शन डिजीज होने की वजह से ना, नहीं तो क्या ये वेव्स निकलती है, शॉवर निकल जाता है? वेव्स वाला मामला नहीं है, क्योंकि एक वायरस होता है ना, तो उसका फैलने का दूसरों की तरफ खदशा होता है, साथ में कॉन्टैक्ट डिजीज है ना, देखने से नहीं फैलेगा, देखने से नहीं होता, कॉन्टैक्ट डिजीज है, कॉन्टैक्ट से होगा। अगर कॉन्टैक्ट मैंने हाथ लगा लिया आंख को आगे आपको लगा दिया तो वहां से फैलेगा, उससे होगा, बिल्कुल होगा। उसके अलावा थोड़ी कुछ समझ नहीं, लेकिन इसमें लाइट ज्यादा पड़ने की वजह से थोड़ी इरिटेशन भी होती है, तब ग्लासेस लगा लेते हैं, ये भी होता है। अच्छा इसमें मैं कल भी एक पूछा डॉक्टर, मैं क्या डॉक्टर मैंने 10 वर्ष की हमारा चक्कर है कि लड़का पान देने, नहीं हमारा चक्कर नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है कि वो कांटेक्ट ना। डॉक्टर साहब ये भी बता देंगे अगर हम किसी को हो जाता है तो उसमें अगर हम ये ड्रॉप्स तो हमें मिल ही नहीं रहे, अगर हम नहीं डालते और हम वैसे ही घर में 5-6 दिन निकालते हैं तो हम ठीक हो जाएंगे? हाँ, ये ऐसी बीमारी है कि जिसने मतलब कि खुद ही ठीक हो जाना है 5-7 दिन, 5-7 दिन बड़े पेनफुल है, इरिटेशन बहुत थोड़ा इरिटेशन होती है, पानी निकलता है, और लेकिन ये ठीक खुद ही होती है। इसमें ये सारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि दर्द तकलीफ है उसके लिए वो सूदिंग इफेक्ट होता है ड्रॉप्स का सारा कुछ ना। आई साइट को भी इफेक्ट करता है ये?
आई सेट को ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है अभी तक, इसका रिपोर्ट नहीं हुआ है, रिपोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये अक्सर मैंने पढ़ा है, माजी में भी पढ़ते रहे हैं कि शोबे चश्म में ऑल दैट, माजी में पढ़ते हैं, लेकिन इस बार तो केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट सिर्फ ये है कि पॉपुलेशन में ज़्यादा फैल ना जाए, तो फिर इस तरह की बीमारियों का मसला होता है। अब तो फैल चुका है ना, अब तो आपने यहाँ तक कि आपने स्कूलों में छुट्टियाँ दे दी, कॉलेज में छुट्टियाँ दे दी, अस्पतालों में छुट्टियां। डू यू थिंक दैट इज वो इस तरह की मैयर या इस तरह का इकदाम है कि उससे आप शोबे चश्म फैलना कंट्रोल कर सकते हो? स्कूलों में छुट्टियाँ 4 दिन की छुट्टियां तो नहीं आप कर सकते, 4 दिन की जरूरत है। मतलब आप उसके वो जो उसके लिए दवाइयाँ हैं, सप्लाईज हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनके ऊपर फोकस करो, आपने छुट्टियाँ दे दी उसमें। आई थिंक ये इजी वे आउट था ना मियां साहब, मेरा छुट्टियां थी साथ, उन्होंने एक आधी मिला के कर दी, उन्होंने कहा चलो इजी था ना, इजी वे आउट था कि चलो जी ठीक है, ऐसे बने बच्चे घर वाले बीमार करो, एक दिन ना करो। शाम के टाइम अकेडमीज खुली हुई है, वहाँ पे भी रश है, सारा कुछ सिर्फ सरकारी शॉपिंग मॉल सारे वैसे सरकारी और निजी बंद कर दिए हैं, सारे के सारे शॉपिंग मॉल वैसे के वैसे भरे हुए हैं, क्या वहाँ पे नहीं फैलेगा? बिल्कुल। एनीवेज नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो डॉलर नीचे आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। डॉलर नीचे आएगा, इंपोर्ट में सहूलत मिलेगी, एलसीज खुलेंगी, एवरीथिंग ब्ला 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 ब्ला। लेकिन डॉलर नीचे आने के बाद भी जो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी, जो हम इम्पोर्ट करते हैं, दालें वगैरह वगैरह, वो वहाँ की वहाँ खड़ी हैं। जो डॉलर 315-20 रुपये पे जब ओपन मार्केट में गया हुआ था, जो रेट तब के थे, वो दालें और सारा कुछ आज भी वहाँ पे खड़ा हुआ है। इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है और किस किस चीज़ का रेट कहाँ कहाँ खड़ा हुआ है, इस पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आप मैं हम तमाम लोग जब भी मार्केट में किसी में निकलते, पेट्रोल डलवाना है आपने, आपने दाल लेनी है, आपने फल लेना है, आपने चिकन लेना है, गोश्त लेना है, कपड़ा लेना है, जुत्ती लेनी है, यहाँ तक कि आपने कोई सुई भी खरीदनी है, आप जाएंगे, जो रेडी वाला खड़ा हुआ है ना आपके रोड साइड के ऊपर, आप उससे बात करेंगे, चाचा फल बड़ा महंगा है यार, ओके पुत्र डॉलर ही बड़ा महंगा हो गया, मैं करा डॉलर का रेट ना उतर टुर गया। अब उस पर मतलब लाजवाब सा हो जाता है कि चाचा जो मेरी लोकल प्रोडक्शन है, जो यहाँ इधर सरगोदा में माल्टा पैदा हुआ है, जो लोकल पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में सेब उगा है, वहाँ पे दरख्तों पे लगा है, अब वो भी महंगा हो गया। हमने इंपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन ये एक बन गया हुआ है कि हर बंदे डॉलर बड़ा महंगा हो गया पुत्र, और डॉलर के साथ बड़ा गर्क करी जा रहे हैं, आपका और मेरा लूटी जा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। आप उनसे कितना सिर खपा सकते हैं? आप कैसे बैठ के आप उनके साथ मैथ्स कर सकते हैं कि नहीं भाई तुमने इंपोर्ट नहीं किया, तुमने लोकल ये हमारी प्रोडक्शन है, ये है वो, बट यू कैन नॉट टॉक टू दैम दैट वे। एनीवेज डॉलर नीचे आना स्टार्ट हो गया। मुझे किसी बंदे ने कहा कि बेटा डॉलर नीचे आ गया, मैं चिकन जो है वो 50 रुपये कम हो गया। मुझे किसी बंदे ने कहा जी डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल की कीमत कम हो गई। मुझे किसी बंदे ने कहा कि जी दालें सारी जो हम खाते हैं घरों में, सब्जियां जो सारी खाते हैं जो लोकली प्रोड्यूस्ड हैं, इवन वो भी कि डॉलर नीचे आ गया, वो सस्ती हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली या मतलब टू माई वंडर सरप्राइजिंगली, वो तमाम चीज़ें डॉलर का रेट नीचे आने के बावजूद ऊपर जाती जा रही हैं। अशरफ मेहताब साहब हमारे चीफ रिपोर्टर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अशरफ साहब सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डॉलर के नीचे आने के बावजूद जिनकी कीमत बढ़ती जा रही है। अशरफ साहब अस्सलाम वालेकुम जी। तबीयत ठीक, खैरियत से? थोड़ा सा जरा बता दें कि डॉलर तो फाली थल्ले आ गया है, मेरा चाचा सब्जी वाला, फल वाला, गोश्त वाला भी कहता है पुत्र डॉलर बड़ा महंगा है, तो इसके ऊपर इफेक्ट डॉलर का क्या आता है लोकल प्रोडक्शन के ऊपर, और सेकेंडली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि डॉलर सस्ते होने के बावजूद महंगी होती जा रही है? बहुत मेहरबानी आपकी। थोड़ा सा मैं बता दूँ, डॉलर आज से 1 महीना पहले जिस रेट पे था उससे तकरीबन ओपन मार्केट में 50 पैसे ज़्यादा कम हो गया। ठीक है। इस तरह इंटरबैंक में जाएँ तो 30 पैसे से ज़्यादा कम हो गया। ठीक है। अच्छी खासी गिरावट है और हर रोज़ वो उसमें कमी आ रही है। लेकिन जो हमारी मकामी तौर पे तैयार होने वाली अशिया हैं और ख़ास तौर पे जो ज़रूरी अजनास हैं उनमें कमी नहीं आ रही। अगर वो ये कहते हैं कि डॉलर का इफेक्ट है किसी हद तक पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से, तो उसका कोई उसके अंदर फीसद बनता है वो डाल लें आप। और बात आपकी सही है। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं ये कुर्बानी की ईद के ऊपर करने गया था, एक मतलब प्रोग्राम करना था। तो जब मैंने बकरे वाले से पूछा तो कहता है जी वो डॉलर इन्ना बढ़ गया भाजी तो बकरा के। मैं कहा भाई इसको डॉलर खिलाते रहे खुर जड़े ने डॉलर दे लाए ने, कन्न लगे इन्होंने डॉलर या बाहरों इंग्लैंड तो मंगवाया है बकरा जड़ा है। ये किवें महंगा हो? ऐसा ही मकामी चारा खाता है, मकामी तौर पे ये तैयार है, यही की नस्ल है। कोई बाहर से आपने इसका बीज इसका क्या है? अब ये लोगों की सोच हो गई है ना कि बहाना जवाब पैदा करना है। अब मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ें महंगी हुई हैं, कुछ जो इस्तेकाम आया जो सस्ती हुई है।
अब इस्तेकाम आया है जिसमें चीनी है उसको 160 पे 200 रुपये 190 रुपये भी ये थी वो तो नीचे आई इन्वॉल्व हुई उसके और अंदर वो तो। उसमें इस्तेकाम आया 160 की पिछले 15 दिन से बिक रही है। हालांकि सरकार का और जो शुगर मिल्स का रेट था वो 95 रुपये पे 100 100 रुपये पे मुआहदा हुआ था, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने उसको 140 पे करके प्रॉफिट ये उनका रेट था 95 और पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया 140 करके उनको इतना बड़ा मार्जिन दे दिया, लो मौज करो, ताकि आने वाली फसल के ऊपर आने वाली पैदावार के ऊपर उनको और मुनाफा दी। सोना सस्ता हुआ है, तकरीबन 240 रुपये फी तोला था, 205 पे आ गया या उसमें। लेकिन ये एक आंसर है कि ये तो कभी कभार शादी ब्याहों में होता है, खाने पीने में रोज़मर्रा की अशिया में नहीं आता। ठीक है। अब आटे की बात कर ले, थोड़ा सा इस्तेकाम इसमें है कि 2750 रुपये 27 रुपये 3000 से मतलब नहीं 3000 तोड़ा था 250 के लगभग 50 रुपये उसमें कमी आई। ये इसमें अब इसमें आप उसकी दूसरी तरफ आ जाए, ऊपर कहाँ से गया था वो भी तो बताए ना, ऊपर गया था, ऊपर गया था। हाँ जी बिल्कुल, ये जो 2200 रुपये बनता था, जो इस वक्त रेट है 2200 2250 रुपये इसकी कीमत बनती थी, ये तकरीबन 2800-2900 पे गया और इसमें इतना मार्जिन कमाया इन्होंने और फिर 50 पे उसको कम कर दिया और बड़ा हम पे एहसान किया है जी, बड़ा 50 रुपये कट हो गया। अब जो चीज़ें महंगी हुई हैं इसी दौरान वो डब्बा पैक दूध है वो 10 रुपये महंगा हो गया है किलो पे, मसाला जात 20 रुपये महंगे हो गए हैं, हैंड फ्री जो आप अक्सर मैंने लगाई होती है 200 रुपये 150 रुपये मिलती थी 450 रुपये मिल रही है, 240 250 डॉलर बड़ा महंगा हो गया काफ़ी। समझ आती है, चलो अमीर लोग पीते हैं, ये कुछ 70 रुपये महंगी हो गई है, उसमें 1380 रुपये में 1450 में मिल रही है। डबल रोटी देखें उसमें 10 पे इजाफा किया उन्होंने, बड़ी डबल रोटी में कर लिया, बंद 5 पे, स्लाइस छोटे छोटे स्लाइस क्या होते हैं 5 रुपये। सिगरेट बेंसन एजिस जो है ना, सिगरेट एक बहुत ब्रांड है, आप हैरान हो जाएंगे 550 का तो 900 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, ये तो मैं चले जो भी महंगाई में आता है ना, हाँ महंगाई जो लोग पीते हैं हमारे भाई हैं नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं खुद पीता हूँ, लेकिन इसके ऊपर टैक्सेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर टैक्सेशन नहीं हुई, टैक्सेशन ये कोई नहीं हुई, ये स्मगलिंग थोड़ी सी बंद हुई है, स्मगल होके आता था और यहाँ पे मकामी जो पड़ा हुआ महंगा करती है उन्होंने। ओके, मतलब ये टैक्स नेट में नहीं है वो, टैक्स की वजह से ना इसके ऊपर लगा है। ये जो महंगाई 450 रुपये की है ना, ये स्मगलिंग रुकने की वजह से हुई है। जो शानदार 5 रुपये महंगा कर लिया है, कैंडी क्या है यार बच्चों की है 10 रुपये महंगी कर ली है, सलांटी 10 रुपये महंगी कर ली है, गोश्त जो छोटा था 16 रुपये सरकारी रेट है, 2000 में मिल रहा है, 400 रुपये का फटा लगा रहे हैं यहाँ पे यार, कोई पूछने वाला एक महीने की प्रोग्रेस है। हाँ, रोटी जो है अभी रिसेंटली आज ही रेट आ गया 20 रुपये की 25 की कर ली गई, वो सरकारी रेट उसका 25 बड़ा महंगा ना पाया, मुझे ये बताइए डॉलर बड़ा महंगा, डॉलर सस्ता हुआ है यार, वो तंदूर वाला महंगा नहीं हुआ, सस्ता हुआ है ना, सिर कपाओगे ना, ये भी नहीं पता कि डॉलर थल्ले आ गया, डॉलर बड़ा महंगा नहीं महंगा हाले भी, हाँ यकीन करें अभी भी आप किसी से जाके पूछे जो नहीं देखता इसको चेक करता है जिसका सब्जेक्ट नहीं है तो यही कहे ओ भाजी डॉलर नहीं देखा कितने चढ़ गया कितने चला गया, शरीफ की कर गया, हाँ देखो जी वो नहीं कर गया। अब उनसे बंदा ये पूछे कि ये जो इतनी चीज़ें महंगी की हैं ये इसलिए की हैं, अगली दलील दूं आपको, अगली दलील दूं, आप ये हाफिज साहब हमारे साथ हैं सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के, आरिफ साहब, अब इनको बल्कि शामिल गुफ्तगू कर लें फिर उस तरफ आते हैं। आप साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से भाई, ठीक ठाक है? अशरफ साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, भाई खैरियत से, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। भाई डॉलर को नीचे आया कि जब डॉलर बड़ा महंगा है? अशरफ साहब भी यही पूछ रहे थे, राय साकिब साहब भी यही पूछ रहे थे, ये लोग ना पढ़े लिखे हैं, इनको पता है कि डॉलर कहाँ से महंगा होता है, हाँ। कौन सी चीज़ें डॉलर की वजह से महंगी होती हैं और कौन सी सस्ती होती हैं। हमें तो एक जो रोने धोने का बहाना है ना वो मिला हुआ है ना कि महंगाई क्यों हुई, पहले कुछ हुक्मरानों के नाम थे, आज डॉलर के नाम आते हैं कि डॉलर महंगा हो गया है। ये चीज़ आम आवाम की तो है तकलीफ दे, लेकिन अशरफ मेहताब साहब, राय साहब, ये चीज़ है कि अगर डॉलर महंगा होता है 3 रुपये तो हर चीज़ महंगी हो जाती है 3 रुपये। अब 30 रुपये डॉलर महंगा सस्ता हुआ है तो क्या कोई चीज़ 30 पैसे भी सस्ती हुई है? नहीं हुई सर, तो यही तो सवाल पूछ रहे हैं, क्यों नहीं अब बेचते हैं? मैं भी यही कहने लगा हूँ ना, अब डिटर्जेंट जितने हैं, जितने सर्फ हैं, जितने सोप हैं, वो डॉलर सस्ता होने के बाद महंगे हुए हैं। ये पीछे दालें नजर आ रही हैं आपको, डॉलर सस्ता होने के बाद ये 50 रुपये पर केजी तक महंगी हुई हैं। अभी ब्रेड पे जो 20 रुपये अशरफ मेहताब साहब बता रहे थे 20 रुपये महंगी हुई है, वो डॉलर सस्ता होने के बाद हुई है। किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए सबसे बेहतर यही जवाब है कि भाई डॉलर कितना महंगा हो गया, अब डॉलर देखे डॉलर कहाँ पहुंच गया, तो भाई हमें डॉलर के पीछे लगा के ना तो ये माफिया ने बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। और आटे का रेट अशरफ मेहताब साहब सर बहुत गहरी नजर रखते हैं।
आज भी जो आटे का रेट है, ये आटे का रेट बनता नहीं है, लेकिन आज भी आटे का रेट जो है वो 2700 रुपये में रिटेल हो रहा है। इससे बड़ी ज्यादती क्या है कि कौन पूछने वाला है कि किसी मिल डॉनर को पूछ सके कि भाई आटे का रेट बनता है क्या और सेल क्या हो रही है। और दूसरी राय साहब, घी ऑयल की कीमतें पूरी दुनिया में 300 रुपये पर केजी तक घी पहुंच चुका हुआ है और हमारा घी आज भी 500 से प्लस है। तो ये 200 रुपये पर केजी जो जेबों पे डाके डाले जा रहे हैं, ये कौन पूछेगा। आपके जो सीएम साहब हैं वो दरवेश आदमी हैं, उन्होंने तो 140 रुपए किलो चीनी लेके आम आवाम के लिए 160 कर दी ना 95 रुपए वाली। तो ये चीजें वो लोग हैं जिन्होंने पूछना है, तो वो अगर खुद ट्रिप हो रहे हैं तो भाई फिर कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरखाने हाल नहीं। जब माफिया आपको अपने हैंड कर सकती है तो फिर आम आदमी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए पूछा जाए। फिर आप तब किराना मर्चेंट जो है हमारा, जो जहाँ पे लोगों ने रिटेल से खरीदना है जाके माल, आई थिंक मुझे तो लगता था कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ही आप लोग हैं कि आप लोग रेट ऊपर नीचे करते हैं, क्योंकि आपने तो होलसेल से उठा लिया। तो इस पर किससे सवाल पूछा जाए? आप भी आगे डाल रहे हैं माफिया पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि सब लोग जिम्मेदार हैं। हमारे पास वो चीज़ें आती हैं जिनके ऊपर रेट प्रिंट है। हम कोई इस तरह वाली चीज़ 71 में भी नहीं सेल कर सकते क्योंकि उसके ऊपर प्रिंट है। हमारे पास 8 से 10 चीज़ें ऐसी हैं जो ओपन है, उनके ऊपर कैप गवर्नमेंट ने लगवाया हुआ है। जो अब आप कह रहे थे कि छोटा गोश्त 1600 रुपए किलो कर दिया, 1500 वाला 2000 मार्केट में ऐसा 2000 भाई नहीं है। वो सिर्फ रेट 2000 सर है ही 2000 रुपया मेरे भाई, वो है ही 2000 रुपया। 1600 में सेल नहीं हो सकता। 1600 रुपया सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए है। 2000 वाली चीज 1600 रुपए में बेचने की वजह ये है कि हम मंथलियां देते हैं भाई। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो आज रेट बढ़े हैं ना, इससे ज्यादा दालों के रेट हैं। हमें जो रेट इन्होंने दाल माश का दिया 540 रुपए, 580 रुपए होलसेल रेट है। अगर वो 580 देंगे, 590 हम सेल करेंगे तो किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं होनी, वायलेशन नहीं होनी। तो भाई वो इसलिए है। आचार्य भी मेरे साथ ही रहिएगा। आफ्ताब गिल साहब ने नाज़रीन में टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, सदर नान भाई एसोसिएशन है, क्योंकि आज ये भी अशरफ भी बता रहे थे कि कोई रोटी और नान की कीमतें भी बढ़ी हैं। आफ्ताब भी कैसे हैं आप? खैरियत से? रोटी की कीमत 5 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने आज सुना है जी रोटी की कीमत बढ़ गई 5 रुपये, नॉलेज में है आपके? नहीं सर, 5 रुपए तो नहीं बढ़ी, 2 रुपए बढ़ाई है, 18 से 20 की है। पहले 18 का नोटिफिकेशन हुआ था। हमारी डिमांड जो रोटी की है वो 25 रुपया रहता। ठीक है, तो अब 18 से 20 की है आपने? जी, उन्होंने 18 से 20 की है, क्योंकि रोटी देखें बनती किस चीज से है। गैस तो हमें मिल नहीं रही, हम तो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं और ऊपर से गैस का बिल भी दे रहे हैं। उसके साथ बाद आप बिजली की कीमतें देखें कहाँ पे पहुंच गई हैं। ये सारी चीजों को अगर आप सबको मिलाएंगे तो देखेंगे फिर ये रोटी की कीमत जो है, बेशक अगर आटा कंट्रोल होता है, गैस कंट्रोल होती है, बिजली है, लेबर है, इन चीजों को अगर कंट्रोल किया जाए तो रोटी की कीमत कम हो सकती है ना सर। जब आटा आप आटे वाला अपनी मनमानी से आटा बेचेगा, गैस वाले जो है वो बिल भी लेंगे और लोड शेडिंग भी हमारे साथ यार। आफ्ताब भी यहाँ पे जरा रुकिएगा, जब 3000 रुपये का तोड़ा था आटे का तब आप लोग रोटी के 18 की बेचते रहे हो, अब 2700 पे आ गया आटा तो आपने 20 का कर दिया। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन 25 की थी, लेकिन 25 का नान किया है इन्होंने, लेकिन नान 30 का दे रहे हैं। नान आप लोग 30 का मैं गुजारिश कर देता हूँ जी भाई, ये 25 रेट जुल्म है ना हमारे साथ। हम तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो 2-2 माह सुनी नहीं जाती। ऐसा ही है, ये तो 35 और 25 की एप्लीकेशन जो है वो तकरीबन 3 माह से दी हुई है और हमें एहसान किया गया हमारे ऊपर ये 20 रुपए का रोटी का नोटिफिकेशन करके। मुझे ये बताया कि कौन सी चीज सस्ती की है इन्होंने। कोई आटा सस्ता किया है? आज 13-13 घंटे 12-12 घंटे हमारे तंदूरों पे लोड शेडिंग है मेरे भाई। हम एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ लकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कभी भी नहीं चाहते कि रोटी महंगी बेचें, हमें पता है ये गरीब की जरूरत है, लेकिन गरीब को जो है वो देखना हुकूमत वक्त ने कि यार इसके जो तंदूर वाला है वो भी तो गरीब है, जो बेचारा इतनी गर्मी में आग में जल के अपनी रोटी कमा रहा है। तो उसको अगर हमें आज कोई हमें सब्सिडी दी जाती है, गैस में सब्सिडी दी जाती है, आटे में सब्सिडी दी जाती है, तो हम तो कोऑपरेटिव लोग हैं, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। हमारी तो जो चीज सस्ती होगी, रोटी अगर हम सस्ती बेचेंगे तो ज्यादा बिकेगी। आज तो आवाम के पास कुव्वत खरीद नहीं है राय साहब, हम तो बिल्कुल फारग बैठे रहते हैं। और यकीन करें कि आज जो कोई भी तंदूर वाला आप आके विजिट कर लें, ये मेरे भाई वहाँ पे बैठे हैं स्टूडियो में, अपना अशरफ मेहताब साहब, ये बाहर विजिट भी करते रहते हैं। हमारे तंदूरों में तो मकरूज हुए पड़े हैं लोग।
मेरे भाई सिर्फ आपके अच्छा, तो ये दूर नहीं, इनसे हमारा एक मुल्क सवाल कर लूं? मकरूज हुआ पड़ा है, सारे 25 करोड़ की 25 करोड़ आबादी एक मकरूज छोटा है। सा सवाल मैं अगर कर लूँ, अच्छा आपने ये कहा जी उन्होंने रोटी की कीमत 20 कर दी 18 से, 18 नहीं बिक रही थी पहले, तो 20 की बिक रही थी ना, हाँ ठीक है, और 25 रुपये का नान था वो 30 में बिक रहा था, तो वो जो इनको नुकसान हो रहा था वो पूरा तो कर रहे थे ना पहले, और वो सरकार के रेट पे तो ये नहीं बेच रहे थे जैसे गोश्त वाले नहीं बेचते, हाँ, तो इसकी क्या वजह थी ये पूछ रही है। वो रोटी का साइज छोटा कर लेते हैं ना, जो 18 की बेचते हैं, मैं जाती तौर पे जानता हूँ ये। नहीं हाँ, नहीं ये- 25 की ये- 30 ये का नाम बात जो बेच रहे थे टेक्निकल बात वो की है, अगर राय साहब छोटा भी ने कर लिए जो तो क्यों बेच रहे, टेक्निकल 5 बात पे की है, ज्यादा मैं बेच रहे थे। साहब मेरी बात सुने, वो रोटी ये का साइज। टेक्निकल बात की है, अगर दुकानदार को रेट सही नहीं मिलेगा तो वो करप्शन करेगा, वो वजन चोरी करेगा। हाँ। जब आप दुकानदार को उसके हिसाब से रेट दे देंगे तो फिर वो मेरिट पे काम करेगा ना, फिर उसको भी पता होगा कि यार मुझे कुछ 4 पैसे बचेंगे। अगर मुझे रोटी 18 रुपए की वारा ही नहीं खाती तो मेरे पास रोटी का वजन चोरी करने के अलावा और क्या है। वही रोटी अवाम को उतना वजन जो है वो 36 रुपए में पड़ जाएगा, लेकिन वो लिखा होगा जी 18 रुपए या 15 रुपए। अब 20 रुपए का अगर इन्होंने हमें रेट दिया, मैं तो फिर भी इनका शुक्रगुजार हूँ, चलो जी 20 रुपए का रेट दे दिया, ये करप्शन का दरवाजा बंद किया गया है। और दूसरी बात ये है कि अगर अब जो वजन पूरा हो जाएगा, नहीं भाईजान, नहीं पूछे ना, 18 से 20 कर दिया, अब वजन पूरा होगा। मैं गुजारिश करता हूँ, वजन पे कभी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वजन चोर सबसे पहले अपने रब का देनदार है, उसके बाद दिल्ली इंतजामिया का देनदार है जी। जो वजन चोरी आप करते हैं, वो जो चोरी करेगा वो आवाम का देनदार है सर, रब के बाद आवाम रब को रब से नहीं, रब से तो डरते नहीं। देखें रब इंतजामिया ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ इंस्पेक्टर आंदे ने सारे डिपार्टमेंट के आते हैं, 10,000 रुपया महीना लाओ, सुते रहने तुम बेचो भी बेचक ना कुछ भी ना दो, रब से नहीं डरते, आज के दौर में रब से नहीं डरते, वो इंस्पेक्टर से या उससे डरते हैं जो मुतलका उसको पैसे देते हैं। हाँ। नान मैं बता रहा हूँ ना, 20 रुपए की रोटी 18 रुपए की थी, 20 की बेच रहे थे, और इन्होंने माना कि वजन कम था, फिर नान जो है 25 का 30 में बेच रहे थे, तो वो जो थोड़ा बहुत कमी बेची थी वो निकाल रहे थे ना। हाँ निकाल रहे थे अभी काफी सर अरसे थोड़ी बहुत कमी बेशी को ना निकाले ना, मेरिट पे बात करें। हमारा जो रेट बनता है, अगर 25 रुपए का नान था तो उस वक्त 8,500 रुपए की बोरी थी। मेहताब साहब आप कवर करते रहे हैं, आज बाजार में चेक करें 12,000 रुपए की बोरी है। 8500 और 12,000 में कितना फर्क है? That is true, वो इनकी फाइल problem वाले को पूछने वाला है, आफ्ताब भी, इस मुल्क में। हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तो हम बहुत करनी सारी है। चीजों में आपको सेकंड आप करते हैं, हम मेरे बहुत भाई सारी हैं, चीजों में हम आपको सेकंड करते हैं, बहुत सारी चीजों में आप सर, सेकंड करते हैं, आपकी- आपके साथ आपकी- ज्यादतियां हैं, आपके साथ ज्यादतियां होती हैं, लेकिन वो ज्यादतियों की चेन जो है ना वो चलती चलती बाय एंड ऑफ द डे पिसता मैं और अशरफ भाई और आप खुद भी, गरीब मजदूर आप खुद भी पिसते हैं उसके अंदर आके। सर, हम कि मजदूर हैं, सर, ये एक इशू है ना, ये तो सिर्फ रोटी और नान का इशू है मेरे भाई, यहाँ सब्जी दाल सेहत तालीम हर चीज के अंदर यही हो रहा है ना, एक चेन चलती आ रही है, चेन चलती आ रही है, वो चेन आके खत्म कहाँ पे होती है? एंड कंज्यूमर पे, पिस एंड कंज्यूमर जाता है। तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, हम सबका फॉल्ट है, वो पूरी चेन जो है वो फॉल्टी है। अशरफ एंड में मुझे ये बताइए इसके लिए हो क्या सकता है, इसको टैकल कैसे किया जा सकता है? इसका एक ही सान हल है कि जो इससे मुतलका अदारे हैं, जो कमेटियाँ अगर फाल नहीं की वो फाल करें। हमारे CM साहब माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, मोहसिन नकवी साहब खुद जर्नलिस्ट भी हैं और मिडिल क्लास से उसका पहले तलक रहा है, तो उनको ये सारी चीज़ों का पता है। पूछा है कि अब मिडिल क्लास से ताल्लुक रहा है या नहीं? अब की नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, पहले तो हमारी तरह रिपोर्टर ही थे ना वो भी, कभी तो वो मिडिल क्लास में ही थे, तो उनको चाहिए कि जिस तरह दूसरे जगहों पे जाते हैं, हेल्थ के इश्यूज पे उनका काम है, ऐसे कंस्ट्रक्शनी तामीराती कामों के ऊपर उनकी नज़र है, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, तो इस तरफ भी आप ध्यान देते हैं। यार अगर कोई पुल बन रहा है तो आम आदमी, गरीब आदमी जो मजदूर है वो वैसे भी चला जाता है, पैदल जाना है या वैसे भी, वो उसको क्या करता है, वो कौन सा गाड़ी दौड़ा के जाता है वहाँ पे। मकसद ये है कि उस तरफ भी जाएं। अब टाइम थोड़ा है उनके पास, अब इनको चाहिए कि टीमें एक्टिव करें, मजिस्ट्रेट एक्टिव करें। किसने का टाइम थोड़ा भाई वो जो हालात बता रहे, हालात से मुराद है जो शोर मचा हुआ है कि इलेक्शन होंगे 90 दिन में, 90 दिन में, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ, अदरवाइज तो अल्लाह जानता है कि टाइम किस पास कितना है। मकसद ये है कि उनको थोड़ा सा अब जो मजिस्ट्रेट को बुलाना चाहिए, अपनी टीमें बना देनी चाहिए, गुजरा को उसके साथ लगाना चाहिए, उनको एक्टिव करना चाहिए, छोड़े ना और दुआएं लें। मोहसिन साहब से कमेटी बनाए, मोहसिन साहब मासूम आदमी, शरीफ आदमी ने, उनको कमेटी बनाकर उनको कह देगा कि रेट ही बढ़ जाना, 10 रुपये और बढ़ा देने। नहीं मैं ये चीनी मैं कह रहा हूँ जो रेट है उस पर ही अमल दरामद करा लें, उस पर तो अमल दरामद करा सकते हैं। क्लोजिंग कमेंट देते, टाइम खत्म हो गया। जी बिल्कुल, अशरफ महताब साहब जो कह रहे हैं ना, कमेटियां बना लेनी चाहिए, कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ना है ना मेरे भाई, कि हम हर रोज प्रोग्राम करते रहें और एंड कंज्यूमर कोई फायदा ना हो, ये गलत बात है। इससे पहले जो कमेटी हल नहीं है, सिर्फ खराबी है कि जिम्मेदार लोगों को करें, जैसे SM तनवीर साहब हैं, ऐसे 1-2 और साहब हैं जो काम करने वाले लोग हैं, इनको बिठाएं
DC को लें, कमिश्नर साहब को लें, ये सारी चीज़ें लॉक हो सकती हैं, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। ये चीज़ की जा करना चाहे तो फिर है ना। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि कभी तो वो गवर्नमेंट भी आए कि जो हमारे चीखने चिल्लाने से पहले मेरा और आपका दर्द महसूस कर ले। अशरफ भाई, मैं बैठ के, आरिफ भाई बैठ के, सारे आफ्ताब से बैठ के हम लोग शोर मचाते रहेंगे, रोटी महंगी होगी, दाल महंगी होगी, और यार कभी तो कोई बंदा आए कि भाई क्या मुझे पता है, मैं CM हूँ, मैं गवर्नर हूँ, मैं कोई कमिश्नर लाहौर हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर हूँ, मुझे सारे एरियाज़ का मुझे पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन पता नहीं है लोग दफ्तर जो निकलते ही नहीं, या इनका स्टाफ इनको बताता ही नहीं, अखबार नहीं पढ़ते, TV नहीं देखते, या शायद ये लोग वाकई इतने मसरूफ़ हैं अपनी ज़िंदगियों में कि इनको 26 करोड़ पाकिस्तानियों से लेना देना कोई नहीं। दुआ करते हैं कि कभी तो वक्त बदलेगा, कभी तो वो हुक्मरान कभी आएगा कि जिसको वाकई में रोटी के 2 रुपये महंगाई या 5 रुपये महंगाई जो महंगी होती रोटी है उसको भी उसका दर्द महसूस होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।